अध्याय 3:10 एक्स बाइंडिंग सिस्टम 10 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है। डिंग, शर्तें पूरी हुई, बाइंडिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। प्रणाली। वह बहुत खुश होने से पहले एक पल के लिए ठिठक गया। आखिरकार उसकी सुनहरी उंगली आ गई थी। उसने शुरू में उस व्यक्ति बनने की योजना बनाई थी जो अपने हेरफेर कौशल का उपयोग करता है और अपनी सुरक्षा के लिए सभी प्रमुख पात्रों से दोस्ती करता है। यह एक परेशानी भरा विकल्प था, लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं होता तो वह ऐसा करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं लग रहा था। बाइंडिंग सिस्टम मेजबान को खुद को एक चरित्र से बांधने की अनुमति देता है, और जैसे जैसे वे मजबूत होते जाते हैं और अपनी प्रगति में एक मील का पत्थर हासिल करते हैं, मेजबान को 10 गुना परिणाम प्राप्त होगा। क्या बकवास है! ये बहुत पागलपन है। वह शब्दों से परे इतना हैरान था। प्रणाली अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गए और मील का पत्थर और प्रगति शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। अरे सिस्टम, क्या आप मौजूद हैं? क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? वह बुनियादी विवरणों के बारे में जानना चाहता था। शब्द अस्पष्ट लगे। हालांकि 1 मिनट इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उन्हें पता चला कि सिस्टम संवेदनशील नहीं था। अच्छा, ये भी अच्छा है। वैसे भी मुझे वे पसंद नहीं हैं। जहां तक वह समझ सका, सिस्टम उसे खुद को एक चरित्र से बांधने की अनुमति देगा, और जैसे जैसे वे प्रशिक्षित होंगे और मजबूत होते जाएंगे, उन्हें उनके प्रशिक्षण और पुरस्कारों का 10 गुना लाभ मिलेगा। ये निस्संदेह एक धोखा था, लेकिन यह मानते हुए कि वह एक समय में खुद को केवल एक ही व्यक्ति से बांध सकता है, तो उसकी विकास दर उस व्यक्ति की प्रतिभा और कड़ी मेहनत तक ही सीमित होगी। ठीक है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उन्हें याद आया कि उपन्यास में प्रतिभाओं के बीच कई प्रतिभाएं थीं। युवा होने के बावजूद वे उत्कृष्ट ओझा थे और अधिक से अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अथक परिश्रम करते थे। बेशक उनका लक्ष्य अलग था। बंधन के लिए नायक से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे याद आया कि नायक कौन सा राक्षस था। न केवल प्रतिभा के मामले में, बल्कि कड़ी मेहनत के मामले में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो पूरे उपन्यास में नायक के साथ तालमेल बिठाने का साहस कर सके। हालांकि अभी उसके पास ध्यान देने के लिए और भी महत्वपूर्ण मामले थे। न केवल वह बेकार था, बल्कि उसे ये भी विश्वास था कि कबीले में उसका इलाज जल्द ही और भी खराब हो जाएगा। हालांकि उसे इसकी आवाज़ पसंद नहीं थी, फिर भी वह फिलहाल कुछ नहीं कर सका। उसे सबसे पहले एक स्थायी उम्मीदवार ढूंढना होगा जिसे वह तब तक बंधा रहे जब तक कि वह नायक से न मिल जाए। मिस्टिक पर्च क्लान। कबीले के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में कुछ उपयुक्त उम्मीदवार उभरे। वे काफ़ी अच्छे और प्रतिभाशाली थे। वह जानता था कि यदि उसने शीघ्र ही किसी को बंधन में नहीं बांधा, तो उसे स्थायी कष्ट भी हो सकता है। ये कबीला अपने क्रूर स्वभाव वाले ओझाओं के लिए कुख्यात था। वह जानता था कि उन्हें इसकी भी परवाह नहीं होगी कि किसी दिन उसे कोई राक्षस मार डाले या उस पर हमला कर दे। जब तक वह कबीले में था तब तक उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए ताकत की जरूरत थी। शायद मैं ऐसा करूंगा। वह निश्चित रूप से उपयुक्त है। जब तक वह कबीले में थी तब तक उन्होंने एक उपयुक्त उम्मीदवार पर निर्णय लिया। नादिया मिस्टिक, कबीले की चौथी युवा कुमारी और उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र। वह कुल में सबसे महान प्रतिभा के साथ पैदा हुई थी, जिसमें उसे पैट्रियार्क और ओफेलिया दोनों के गुण विरासत में मिले थे। वह अपने कबीले की प्रतिभाशाली कुमारी थी, जिसने अपने सभी भाई बहनों की तुलना में अधिक प्रतिभा दिखाई। प्रतिभा के मामले में लोग अक्सर उनकी तुलना कबीले के संस्थापक से करते थे। जिस क्षण ओफेलिया का जन्म हुआ, उसने कई वर्षों के बाद पहली बार तीव्र अभिव्यक्तियां दिखाईं। उपन्यास में नादिया को कबीले के सर्वश्रेष्ठ ओझाओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और जन्म से ही उसके पास अनगिनत संसाधन थे। वह एक राक्षस थी जो पीढ़ी के नायक के साथ तालमेल बिठा सकती थी। हालांकि उनका व्यक्तित्व बकवास था। शायद ये निर्दयी ओफेलिया और क्रूर पितृसत्ता की उपस्थिति के कारण था कि बड़े होने पर उसका व्यक्तित्व दुष्ट हो गया। ठंडा, क्रूर, अमानवीय, ये शब्द उसके साथ न्याय नहीं कर सके।
उपन्यास में अन्य कुलों के ओझाओं ने उसकी अमानवीय रणनीति के लिए उसे एक काला उपनाम दिया था, इंसान की खाल में राक्षस। किसी भी ओझा के लिए एक शर्मनाक उपनाम, एक राक्षस, उनके सबसे बड़े दुश्मन, से तुलना करना, ये सबसे बड़ा कलंक था जिसे एक ओझा अनुभव कर सकता था। फिर भी नादिया पूरे समय लापरवाह रही। उसने राक्षसों का वध किया और उसके रास्ते में आने वाले मनुष्यों का शिकार किया। वह हर चीज के प्रति उदासीन थी। उनके और उपन्यास के नायक के बीच का रिश्ता पाठकों के लिए आदर्शवादी और अस्पष्ट था। यहाँ तक कि मजबूत इरादों वाला नायक भी उसे अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए मनाने में विफल रहा। वह इतनी कट्टर थी। अब मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या वह पहले ही पैदा हो चुकी थी। खैर, मैं कौन हूँ? उसने बेबसी से सोचा। उसे अपना नाम भी नहीं पता था। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और उसे आशा थी कि नादिया पहले से ही वहाँ होनी चाहिए। उसने प्रार्थना की कि वह छोटा हो ताकि वह जल्दी से नादिया से जुड़ सके और जल्दी से लाभ प्राप्त करना शुरू कर सके। फिलहाल वह केवल लकड़ी के बच्चे के पालने में इंतजार कर सकता था और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने उपन्यास के बारे में अपने ज्ञान को संशोधित करना शुरू कर दिया जिसकी उन्हें निकट भविष्य में आवश्यकता होगी। समय को देखते हुए यह उपन्यास का शुरुआती चरण होना चाहिए। ओफेलिया ने हाल ही में मुझे जन्म दिया था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपन्यास को अभी भी मुख्य धारा में प्रवेश करना बाकी है। प्रारंभिक चाप अन्य चापों की तुलना में थोड़ा नरम था। फिलहाल राक्षसों और ओझाओं के बीच युद्ध गतिरोध पर होना चाहिए। कबीले अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे होंगे। फिर अकादमी आंख होगा जहां मुख्य नाटक शुरू होगा। तब तक मुझे अच्छी मात्रा में ताकत हासिल करने की जरूरत है। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी जोर जोर से टिमटिमा रही थी और उस रात पूरे घर में एक अंधेरी आभा छाई हुई थी। अनजाने में ओफेलिया ने एक ऐसी विसंगति को जन्म दिया था जिसे वह निर्धारित नहीं कर सकी थी। एक इकाई जो उसकी समझ और शक्ति से परे थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उनके कबीले या यहाँ तक कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, राक्षस और मनुष्य दोनों ही अशांति को समान रूप से झेलेंगे। अब सब कुछ उस पर निर्भर था। कहानी खत्म। अलविदा।